हेलो एवरीवन। जैसा कि मेरा एक सवाल है आपसे है, अगर इंडिया को हम कहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमारे यहाँ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज की है। अगर आप कह दें कि नहीं, सिर्फ इंडिया में वन रिलीजन वन कंट्री, वन लैंग्वेज वन कंट्री, अगर हम सिर्फ एक लैंग्वेज को, एक रिलीजन को ही आगे बढ़ने दें, हर एक चीज में प्रायोरिटी एक को ही दे, तो क्या होगा? आप मन में सोचो क्या होगा। आप जिस भी लैंग्वेज के हो, जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी स्टेट के हो, आप बस इतना सोचो कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है और आपके जो नेबर स्टेट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, तो आप क्या करोगे? आप अगेंस्ट जाओगे ना। फिर ऐसे धीरे धीरे कंट्री में सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा और सिस्टम खराब होने के बाद एक सिविल वॉर हो जाएगा। व्हाट इज सिविल वॉर? A civil war is a violent conflict between group of people living in the same country, usually over power, government or rights. अब आपको यहाँ पे की पॉइंट्स याद रखना है कि व्हाट इज अ सिविल वॉर। सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। वन आपको की पॉइंट याद रखना है। सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। Number 2, in the same country. Number 3, between powers, rights और government, etc. जैसे एक एग्जाम्पल है आपकी पॉलिटी में, जो क्लास 10th की पॉलिटी है उसका चैप्टर 1 है, जिसको मैं अभी कई दिनों से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, पावर शेयरिंग। उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है श्रीलंका का। तो श्रीलंका में क्या है, जो आपका इंडिया है, इंडिया में आप देखो कि तमिलनाडु से बिल्कुल पास में ही श्रीलंका है और श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है। लाइक आपकी इंडिया की कंट्री जो हरियाणा है उसकी पॉपुलेशन की अराउंड इक्वल ही है। तो आप देखो कि हरियाणा इंडिया पे कितना छोटा स्टेट माना जाता है और उसी के अराउंड इसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़ अराउंड। और श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी, बट श्रीलंका आप देखोगे कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या है, जैसे हमारे जो भारतीय तमिल के लोग हैं वो लोग मछुआरे रहते हैं, फिशी कल्चर करते हैं, तो अपना धीरे धीरे वो श्रीलंका जाते हैं। कुछ श्रीलंका के लोग तमिल में आते हैं, तो आना जाना उनका बना रहता है, तो जिससे हमारे कल्चर्स, हमारी लैंग्वेज, हमारे बहुत सारी चीज़ें को ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ जो भारतीय जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज हो जाती है भारतीय तमिल, और जो श्रीलंका में ऑलरेडी रहते हैं तो कुछ वहाँ पे तमिल बोलते हैं जो श्रीलंका की तमिल होते हैं। और मेन जो लैंग्वेज वहाँ पर थी, वहाँ पर सिंहली भाषा बोली जाती थी। अब हुआ क्या कि एक तो श्रीलंका में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2 करोड़ की पॉपुलेशन में पहले तो इंडियंस तमिल थे, फिर श्रीलंकाई तमिल से थे, उसके बाद सिंहली भाषा बोलने वाले भी श्रीलंका के लोग थे और उसमें से कुछ 6% अराउंड क्रिश्चियन थे। और वो जो क्रिश्चियन थे वो भारतीय तमिल भी बोलते थे, श्रीलंका की भी तमिल बोलते थे और कुछ सिंहली भाषा भी बोल देते थे। अब बात आई, जब आपको पता है कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी थी, बट वहाँ की डेमोक्रेसी फेल कब होती है? यहाँ पर जो यहाँ की श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ व्हाट इज मेजॉरिटी, व्हाट इज मिनॉरिटी। मेजॉरिटी जैसे मैं अभी भाषा के आधार पर आपको बता रही हूँ, मेजॉरिटी जो ज़्यादा कोई चीज़, जैसे भाषा के आधार पर मैंने बताया जिसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लाइक मैं भाषा के आधार पर बता रही हूँ, इसका मतलब है कि सिंहली भाषा बोलने वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। उनका वहाँ पे उनका परसेंटेज एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे। तो श्रीलंका के जो गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रायोरिटी देंगे सिंहली भाषा बोलने वालों को। उन्होंने पूरा नेग्लेक्ट कर दिया हिंदू तमिल जो थे, जो इंडियंस तमिल लैंग्वेज बोलते थे उनको भी नेग्लेक्ट कर दिया, और जो वहाँ की 18% श्रीलंकाई तमिल थी उसको भी उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटीज़ और जो भी उनकी लोग असेंबली होती थी वहाँ पर भी, या जो भी अच्छी जगह, जो भी रिचनेस वाली चीज़ें होती थी, फैशनेट वाली चीज़ें होती थी, वहाँ पर सबको उन्होंने जो वहाँ के सिंहली भाषा बोलने वाले थे उनको प्रायोरिटी दे दिया।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के बीच में पेशेंस खत्म होता गया और वो लोग क्या करने लगे, ग्रुप बनाने लगे। और ग्रुप बनाने के बाद श्रीलंकाई जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट वो लोग एक सिविल वॉर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को एक ये बात समझ में आती है कि एक इतनी छोटी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी थी और वहाँ डेमोक्रेसी फेल हो रही, 2 करोड़ लोगों के बीच में डेमोक्रेसी नहीं हो पा रही, और हम लोग यहाँ पे 151 करोड़ के इंडिया पे 151 करोड़ से अबव पॉपुलेशन है, वहाँ पर हम लोग डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमें श्रीलंका की डेमोक्रेसी से एक सीख लेना है। सिर्फ हमें वो बुक्स में नहीं, आप ये जो चैप्टर है अभी से एनसीईआरटी में नहीं आए, पता नहीं कब से एनसीईआरटी में है, बस उसमें कुछ चीज़ें रिड्यूस होती हैं और कुछ चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। बट यहाँ से हमें क्या सीखना है, आप इसमें विचार करो कि यहाँ से लैंग्वेज के आधार पर भी सिविल वॉर हो सकता है और इतनी कम पॉपुलेशन में भी सिविल वॉर हो सकता है। अब जैसे रिसेंटली में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर में ये मराठी लैंग्वेज को लेके इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका महाराष्ट्र है वो 1 मई 1960 को फॉर्म हुआ था। अब अभी 1 मई आया था, तो 1 मई जैसे जिस भी स्टेट का डे फॉर्मेशन आता है वो लोग सेलिब्रेशन करते हैं और अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपने डांस को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर भी जब से मैं देख रही हूँ मराठी लैंग्वेज को वो लोग कर रहे। सबसे पहले तो इन्होंने मराठी लैंग्वेज पे क्या किया, अभी जो शिवाजी वाली मूवी आई थी तो मूवी के थ्रू उन्होंने प्रमोट किया। फिर सेकंड अभी बीच में आया था कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जितने भी ऑटो चलाने वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको कह दिया कि आप 4 डेज के लिए यहाँ पर आइए, लाइसेंस बनवाने, जो जिनको नए लाइसेंस लेने थे उनको मराठी लैंग्वेज सीखनी थी। 4 दिन का वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे और जिनके पास पुराने लाइसेंस है उनको भी जाना था कि आप मराठी लैंग्वेज पे बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो। उसका उन्होंने एक रीज़न दिया कि हम तो पहले बात, जो हमारा महाराष्ट्र है उसका ऑरिजिन जो है वो मराठी लैंग्वेज है। सेकंड उन्होंने कहा कि जैसे जो भी ड्राइवर्स हैं वो लोग जो भी पैसेंजर्स को ले जाते हैं तो मराठी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी। मैं यहाँ तक तो संतुष्ट थी कि चलो ठीक है, जो हमारे जो प्री एजुकेशन होनी चाहिए वो हमारी मराठी, जो उनकी जो भी नेटिव आपकी लैंग्वेज होती है, किसी भी स्टेट की नेटिव लैंग्वेज होगी, वहाँ पर आप एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, हम उन्हें इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप नई लैंग्वेज चूज करो। बट सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज वाले लोग तो है नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अदर स्टेट से लोग इतने जाते हैं, तो मल्टीलिंगुअल महाराष्ट्र है। बट वो एक किसी चीज़ में थोप देना, ये बिल्कुल मुझे गलत लगी। लेकिन उनको अपनी क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो उन्हें अपनी मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना वो ठीक है, बट हर जगह तो वो ठीक नहीं है। एक इसमें लिखा हुआ था कि जो हमारे ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन हैं, जो हमारे संविधान निर्माता हैं भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही, वो बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं उन्हें जज नहीं कर रही हूँ, बट मेरा भी यही मानना है, वी आर ऑल इंडियंस। आई डू नॉट लाइक what some people say that we are Indians first and Hindus। सबसे पहले हम इंडियंस हैं और सबसे पहले हम हिंदू हैं, आफ्टरवर्ड और मुस्लिम्स, आफ्टरवर्ड एवरीथिंग। सॉरी, मैंने इसमें गलत पढ़ दिया। वी आर द इंडियंस फर्स्ट एंड देन वी आर अदर्स रिलीजन, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अनदर। I am not satisfied with that. I frankly say that I am not satisfied with that. I do not want our loyalty as Indians should and the slightest affected by any मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ दिया, इसमें छोड़ो। उनका सीधा ये कहना था कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, वो एजुकेशन दे सकते हैं, वो अपनी और भी जो जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें भी अदर लैंग्वेज का भी उसमें वो कर सकते हैं, बट मराठी लैंग्वेज में भी पेपर को रख सकते हैं। बट कम्प्लीटली वो ये कह दे कि नहीं हर जगह पूरे इंडिया पे मराठी लैंग्वेज कर दे, या कम्प्लीटली महाराष्ट्र को मराठी लैंग्वेज से ही पूरा वो कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ आपको राइट्स दे दिए जाएंगे, जैसे मैंने फेडरलिज्म आपको बताया था। तो फेडरलिज्म, जब मैंने पावर शेयरिंग में फेडरलिज्म बताया कि मीन्स पावर को हम लोग बांट देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत में, इस टाइप से हम लोग भाषाओं का भी फेडरलिज्म कर सकते हैं। मीन्स कि हम कुछ जगह पे भाषा
को प्रमोट कर सकते हैं, भाषा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ कुछ जगह पर, बट कम्प्लीटली नहीं कर सकते। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर इंडिया ने इस श्रीलंका की डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल से नहीं समझा कि वहाँ पर सिविल वॉर होता है सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर, वही चीज़ें हमारे महाराष्ट्र में भी हो सकता है, एक सिविल वॉर भी हो सकता है। तो इस तरह हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसे भी सिविल वॉर जैसा एक माहौल नहीं बना देना चाहिए कि लोगों को भड़काओ चीज़ें, हर चीज़ समझाओ। क्या ज़रूरत थी बार बार उनको लाइसेंस रद्द करने की कि तुम मराठी लैंग्वेज बताओ मराठी। इससे अच्छा तो आप 4 दिन का ट्रेनिंग दे देते कि कैसे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करना है। मैं जब बिहार में थी तो मैंने देखा कि नेपाल से, भूटान से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे बुद्धिस्ट आते थे, तो वो लोगों को यहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं पता थी, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो बाबा गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर रहे थे। तो आप सिंपल सा ये चीज़ सिखा सकते हो, बट आप तो एक माहौल बना रहे हो सिविल वॉर का। आपको इंडिया में ही रहना है ना, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, रहना तो इंडिया है, सबसे पहले हम इंडियंस हैं। तो आपको इंडियंस में आपको ये समझना है कि क्या हम एक ऐसा सोल्यूशन आपको लेके आना है, क्या हम करें कि सिविल वॉर ना हो। और आगे जो इस चैप्टर का है बेल्जियम की कहानी, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।